हेलो एवरीवन, मेरे सभी व्यूअर्स को और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरी ये कॉस्टिंग की सीरीज आपके काम आ रही है। बीकॉम में हो तो मस्ती तो खूब कर रहे होगे, पर थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेना, इतनी भी आसान नहीं है। तो फिर आज हम अपने अगले टॉपिक, जो कॉस्टिंग सीरीज हमने शुरू की हुई है, उसका अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज ओवरहेड्स। अगर आपने मेरी कॉस्ट शीट वाली फर्स्ट लेक्चर को गो थ्रू किया था तो उसमें हमने ओवरहेड्स को डिटेल में डिस्कस किया था कि ओवरहेड्स क्या होते हैं। कॉस्ट शीट था क्या? कॉस्ट शीट क्या थी? एक समरी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, जिसमें हमने कॉस्ट के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके टोटल कॉस्ट का आंसर कैलकुलेट किया था। और कॉस्ट के एलिमेंट्स में हमने क्या बात की थी? सबसे पहले मटेरियल्स डाले थे, फिर डायरेक्ट लेबर डाली थी, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाले थे, जिनको हम तीनों के टोटल को प्राइम कॉस्ट बोल दिया करते थे। उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स डालते थे, उसके बाद हम ऑफिस के ओवरहेड्स डाला करते थे, उसके बाद सेलिंग के ओवरहेड्स डाला करते थे, और वहां से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर दिया करते थे। ठीक है, तो अगर आपने ये कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को ध्यान से एनालाइज किया है तो इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले डाले रॉ मटेरियल्स, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनके टोटल को बोला प्राइम कॉस्ट। इन तीनों खर्चों में रॉ मटेरियल ओवरहेड्स कभी नहीं बोला गया, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स कभी नहीं बोला गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स ऐसा कहीं नहीं बोला गया। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला गया, ऑफिस ओवरहेड्स बोला गया और सेलिंग ओवरहेड्स बोला गया। ठीक है, तो अगर ध्यान से आपने इसको देखा, एनालाइज किया, तो ओवरहेड्स एक्चुअली है क्या? आप ओवरहेड्स को इस तरह से समझ सकते हैं कि ओवरहेड्स आर ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इंकर्ड आफ्टर द प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट के बाद होने वाले जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको ओवरहेड्स बोल दिया गया। नॉर्मल सी चीज जो हमने पहले भी कॉस्ट शीट में डिस्कस किया था, जहां हम अकाउंट्स में टर्म एक्सपेंसेस बोला करते थे, वैसे अब कॉस्टिंग में एक्सपेंसेस की जो सिनोनिम है उसको हम ओवरहेड्स बोल देते हैं। पर ओवरहेड्स में ध्यान रखना है, प्राइम कॉस्ट वाले खर्चे नहीं आते। ठीक है, प्राइम कॉस्ट वाले खर्चों को सेपरेट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, वो बेसिक एक्सपेंसेस हैं जिसको प्राइम कॉस्ट लिख के दिखा दिया गया था। उसके बाद जितने भी खर्चे कंपनी इंकर करती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, वो सारे खर्चे हम ओवरहेड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो ओवरहेड्स क्या क्या हो सकते हैं? तीन तरह के हमारे ओवरहेड्स होते हैं। एक आपके होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, दूसरे आपके होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और लास्ट आपके होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स में डाला गया है: फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हमने ओवरहेड्स की बोली है। सारे खर्चे जो प्राइम कॉस्ट के बाद इंकर होते हैं वो ओवरहेड्स बना दिए जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक आपने कवर करना है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपके फाइनल्स में दोनों में से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, तीनों टर्म्स को डिस्कस करने से पहले कुछ नॉर्मल थोड़ा सा बेसिक हम डिस्कस करते हैं जो यहां पर आपके काम आ जाएगा। ठीक है, एक किसी भी हम प्रोडक्शन यूनिट की बात करें या किसी भी फैक्ट्री की बात करें, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। डिपार्टमेंट्स क्या हो सकते हैं? वो सारे डिपार्टमेंट्स जहां एक्चुअली आपका सामान बनाया जाता है, जिसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स बोल देते हैं। इसके अलावा और क्या डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं आपके? आपका सेल्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका परचेज का डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका ऑडिट का डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसे आपका ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट हो सकता है। ऐसे एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आपके हो सकते हैं। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स अभी मैंने आपको बोले, सेल, परचेज, अकाउंटिंग, ऑडिट, ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स, ये सब क्या है? ये अगर मैं इनको कैटेगरी में डालूं तो इनको हम सर्विस डिपार्टमेंट्स बोल देते हैं। तो बेसिकली यहां पर हम दो कैटेगरी ऑफ डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। एक जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स जहां एक्चुअली प्रोडक्शन की जाती है और सामान बनाया जाता है, और दूसरे की हम बात कर रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स को हम सर्विस डिपार्टमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि एक किसी भी फर्म में दो तरह के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भी जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। और ऐसी सेकंड जो कैटेगरी हमने बोली दैट इज योर सर्विस डिपार्टमेंट।
और सर्विस डिपार्टमेंट भी जरूरी नहीं है कि एक ही सर्विस डिपार्टमेंट होगा, 2, 3, 4, 5 या n नंबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स एक फर्म में हो सकते हैं। तो इस फर्स्ट टॉपिक में जो हमने एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड रीअपॉर्शनमेंट की बात की है, पहले इन तीनों टर्म्स का मतलब समझते हैं कि क्या है। अब इस टॉपिक में आपने जो करना है वो क्या करना है, आपने डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स की कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, जो ओवरहेड्स हम ये चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो आपने हर डिपार्टमेंट में लगने वाले जो भी ओवरहेड्स हैं उनकी कैलकुलेशंस करके दिखानी है। अब जो ओवरहेड्स क्वेश्चन में गिवन होंगे वो किस तरह से गिवन हो सकते हैं, हो सकता है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके ओवरहेड्स पहले दिए हो कि पहले वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये खर्चा है, दूसरे का ये खर्चा है, सर्विस का ये खर्चा है एंड सो ऑन। ठीक है, हो सकता है पहले ही जो एक्सपेंस आपको दिया गया है वो डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है कि हर डिपार्टमेंट में क्या क्या खर्चा आना चाहिए। तो अगर तो इस तरह से आपको पहले से ही सेग्रीगेटेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम जो डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट्स में डाल के दिखाएंगे, इस प्रोसेस को बोल दिया गया है दैट इज एलोकेशन। अपॉर्शनमेंट क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सारे खर्चे हर बार आपको प्रोडक्शन वाइज क्वेश्चन में बांट के दिए। ठीक है, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको कॉमन पूरे फर्म के इकट्ठे भी दिए हो सकते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल जो जनरली मैं क्लास में समझाता हूं सब बच्चों को, दैट इज द रेंट। ठीक है, अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं अपना ये इंस्टीट्यूट एक सेकंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग पे मैं चला रहा हूं, इसमें यहाँ पर हमने 3 क्लासेस बना रखे हैं जो 3 टीचर्स यहाँ पर हम पढ़ाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो हम तीनों रेंट पे करते हैं वो तीनों लैंडलॉर्ड को अलग अलग पे करते हैं। हो सकता है किसी एक टीचर ने पूरी जगह ली हो और आगे बाकी दोनों टीचर्स को लेट आउट की हो, तो जो रेंट पे किया जाता है वो तो कलेक्टिव जिसने वो रेंट पे जगह ली थी वो वाला टीचर पे करता होगा। तो बाकी सारे टीचर्स या बाकी सारे इंस्टीट्यूट के बीच में वो रेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, क्योंकि रेंट तो उसी ने पे किया था पर बांटना तीनों टीचर्स के बीच में, तो बांटने के लिए कुछ एक रेशियो को यूज किया जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है अपॉर्शनमेंट। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं अपॉर्शनमेंट है क्या। कुछ ऐसे कॉमन एक्सपेंसेस जो पूरे फर्म के लिए आपको इकट्ठे दिए हुए हैं और उसको बांटने के लिए आपने कोई रेशियोज को यूज करना है। ठीक है, तो रेशियोज को यूज करके इन डिपार्टमेंट्स के बीच में आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है दैट इज योर अपॉर्शनमेंट। तीसरा जो टर्म मैंने बोला दैट इज रीअपॉर्शनमेंट। रीअपॉर्शन, री का मतलब दोबारा से अपोर्शन करना। दोबारा से किसको अपोर्शन करना है, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को रीअपोर्शन किया जाता है। किसमें किया जाता है, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स में वापस से रीअपोर्शन इनको कर दिया जाता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, अब सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा होता है, नॉर्मल सी बात है अगर फर्म कोई भी खर्चा करती है वो खर्चा किस में ऐड करती है, जो प्रोडक्ट वो बना रही है या जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है उसी में वो ऐड कर दिया जाता है। तो यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहा हूं तो प्रोडक्ट कहां बन रहा है, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स में। तो सर्विस डिपार्टमेंट जितने भी खर्चे करेगी एक्चुअली वो खर्चे ऐड होके किस में जाएंगे, प्रोडक्ट में ही जाएंगे। और प्रोडक्ट कहां बन रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही बन रहा है। तो वापस से सर्विस के खर्चों को प्रोडक्शन में ऐड करके दिखा दिया जाएगा यूजिंग सम मेथड्स या रेशियोज, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस को कि सर्विस के खर्चों को प्रोडक्शन में ऐड करने वाले प्रोसेस को हम रीअपोर्शनमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं, तो उनमें कुछ खर्चे आपको डिपार्टमेंट वाइज पहले ही सेग्रीगेटेड क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं। तो जैसे जिसके लिए गिवन होंगे उसकी कैलकुलेशन में डाल देंगे, उस प्रोसेस को हमने एलोकेशन बोला है। सेकंड, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पूरे फर्म के कलेक्टिव आपको गिवन होते हैं, हमें किसी डिफाइंड रेशियोज में बांटने होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो इस प्रोसेस को अपॉर्शनमेंट बोल दिया गया है। और तीसरा, सर्विस डिपार्टमेंट में होने वाले जितने भी खर्चे हैं वो वापस से ऐड बैक टू प्रोडक्ट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किए जाएंगे, तो इसको वापस से ऐड बैक प्रोडक्शन में करने वाले प्रोसेस को हम रीअपोर्शनमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो तीनों टर्म्स को फटाफट से एक बार लिख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है, समझ तो हमने लिया ही है। तो एलोकेशन लिखते हैं सबसे पहले। एलोकेशन मींस ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर सेपरेटली गिवन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड देयरफॉर चार्ज्ड टू दैट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट का है उसका गिवन है और जिसका गिवन है उसी की कैलकुलेशन उसको ऐड करके दिखा दिया गया है, तो इस प्रोसेस को हमने एलोकेशन बोल दिया। सेकंड जो हमने बोला था दैट वाज अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट मींस ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर गिवन कलेक्टिवली फॉर द फर्म, ठीक है, व्हिच आर गिवन कलेक्टिवली फॉर द फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन सम इक्विटेबल बेसिस। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने इक्विटेबल बेसिस लिखा है, कई स्टूडेंट्स इस टर्म को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं।
इक्विटेबल बेसिस का मतलब इक्वल डिवीजन नहीं है। इक्विटेबल बेसिस एक्चुअली मैंने जो यहाँ इस चीज को लिखा है, ये उन रेशियोज की बात की गई है जिन रेशियोज के बीच में हम कॉमन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते चले। ठीक है, वो क्या रेशियोज हैं, कैसे होंगे, वो आगे अभी हम जब फॉर्मेट डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए अपॉर्शनमेंट, जो खर्चे कॉमन गिवन है और किसी रेशियो के अकॉर्डिंग सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको अपॉर्शनमेंट यहां पर हमने बोल दिया। लास्ट टाइम जो हमने बोला दैट इज योर रीअपॉर्शनमेंट। ठीक है, रीअपॉर्शनमेंट मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स इनटू द ओवरहेड्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, सर्विस वाले जितने भी खर्चे इंकर करते हैं वो एक्चुअली प्रोडक्ट में ही ऐड किए जाएंगे, और प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनाया जाता है तो सर्विस के खर्चे प्रोडक्शन में ही ऐड कर देंगे। तो इस ऐड करने के प्रोसेस को हम रीअपॉर्शनमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने एलोकेट करने हैं कुछ खर्चे जो डायरेक्टली गिवन होंगे, अपोर्शन करने हैं जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, और रीअपोर्शन करने हैं सर्विस के खर्चे जो वापस से अपने प्रोडक्शन में ऐड करने होंगे। लास्ट में हम लिखते हैं द कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ allocation, apportionment and reapportionment is known as your primary distribution summary। ठीक है, इन तीनों के जो कलेक्टिव प्रोसेस को जो हमने फाइनल अपने आंसर में करके दिखाना होगा, तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन होंगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि यू हैव टू प्रिपेयर अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, या कई केसेस में या कई ऑथर्स इसको समरी की जगह सिस्टम बोल देते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पीडीएस लिख दिया जाता है। तो पीडीएस प्रिपेयर करते हुए आपने डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कैलकुलेट करके दिखाने हो। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में कवर करना है, खर्चों को डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेट करते हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को कैलकुलेट करके दिखाना है बाय प्रिपेयरिंग अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। चले, तो आगे हम अब स्टार्ट कर रहे थे द फॉर्मेट ऑफ अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ठीक है, पीडीएस जो हमने लिखा था उसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन में आपने प्रिपेयर करके दिखा देनी है। ठीक है, तो इसमें जो आपने कॉलम्स बनाने हैं, फर्स्ट कॉलम विल बी योर अ कॉलम फॉर योर पर्टिकुलर्स। ठीक है, जो भी चीजें जो आपने नरेशंस वगैरह लिख के दिखानी है वो पहले कॉलम पर्टिकुलर्स में आप लिखते रहेंगे। सेकंड कॉलम हम बनाएंगे बेसिस के लिए। बेसिस का मतलब है वो सारी रेशियोज को हम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे जिन रेशियोज के बीच में हम कॉमन एक्सपेंसेस को आगे अपोर्शन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जितने डिपार्टमेंट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपको क्वेश्चन में 3 प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स गिवन है, P1, P2, P3, और ऐसे 2 सर्विस के डिपार्टमेंट्स गिवन है, S1 एंड S2। ठीक है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, अगला हर डिपार्टमेंट के लिए आपने रिस्पेक्टिव कॉलम बना के वहां पर दिखा देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ढूंढेंगे वो सारे एक्सपेंसेस जो सेपरेटली आपको हर डिपार्टमेंट के लिए दिए गए हैं, जिसको हमने बोला था, जिस कंसेप्ट को बोल देते हैं एलोकेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं क्वेश्चन में आपको गिवन है डायरेक्ट मटेरियल्स, प्रोडक्शन 1 के गिवन है फॉर एग्जांपल 1 लाख, प्रोडक्शन 2 के गिवन है 1,50,000, प्रोडक्शन 3 के गिवन है 2 लाख, प्रोडक्शन 1 के गिवन है 50,000, और सॉरी सर्विस 1 के गिवन है 50,000 एंड सर्विस 2 के आपको दिए गए हैं दैट इज फॉर एग्जांपल 25,000। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस आपको डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आपको सेपरेटली गिवन है कि प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3 में कितना है, सर्विस 1 में कितना है, सर्विस 2 में कितना है। अब यहां पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक चीज आप ध्यान रखेंगे, गिवन ये क्वेश्चन में सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंसेस कि डायरेक्ट मटेरियल P1, P2, P3, S1, S2 में कितना कितना आता है, पर आपने ध्यान रखना है मटेरियल्स का एक्सपेंस आप प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, प्रोडक्शन में इसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया जाता, अगर आपने ध्यान से सुना था ओवरहेड्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, ओवरहेड्स आर ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इंकर्ड आफ्टर योर प्राइम कॉस्ट, और डायरेक्ट मटेरियल्स आर अ पार्ट ऑफ आवर प्राइम कॉस्ट, तो एक प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है, इसलिए ओवरहेड्स की कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि हमने इसको सर्विस में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था सर्विस में होने वाले जितने भी खर्चे हैं वो वापस से एड बैक किए जाते हैं टू योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो इससे समझ आता है कि सर्विस में होने वाले जो भी खर्चे हैं वो बनते ओवरहेड्स हैं टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और हमने जो समरी बनाई है टू कैलकुलेट द ओवरहेड्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए बनाई है,
तो सर्विस के सारे खर्चे प्रोडक्शन के ओवरहेड्स बनते हैं, इसीलिए इसमें ये वैल्यू को इंक्लूड करके दिखा दिया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इफ डायरेक्ट मटेरियल्स आर गिवन, प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, गिवन दैट या कंसेप्ट है कि ये ओवरहेड्स की कैलकुलेशन चल रही है, ये प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है। सर्विस में इसलिए आएंगे क्योंकि सर्विस में होने वाले सारे के सारे खर्चे ओवरहेड्स बनते हैं टू दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसे ही आपको हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर गिवन हो, ठीक है, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस किसी भी नाम से गिवन हो सकता है। दोबारा से सेम कंसेप्ट, डायरेक्ट वेजेस आर पार्ट ऑफ ए प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट है, हम ओवरहेड्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में तो नहीं डालेंगे, सर्विस में जो भी एक्सपेंसेस आपको दिए गए होंगे आप सर्विस के कॉलम्स में इसको इंक्लूड करके दिखा दें। इसके अलावा जो भी खर्चा, फॉर एग्जांपल अगर आपको इनडायरेक्ट मटेरियल्स गिवन है, ठीक है, सेपरेटली गिवन है इनडायरेक्ट मटेरियल्स, कॉस्ट शीट अगर आपको याद हो फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा था ओवरहेड्स है, तो अगर ऑलरेडी आपको बांट के दिए हुए हैं तो जिस डिपार्टमेंट में जो खर्चा गिवन है रिस्पेक्टिव इसको ट्रांसफर करते चलेंगे। ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर गिवन हो सकता है, अगेन ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, तो सब में आप जो भी गिवन होगी वैल्यूज इंक्लूड करके दिखा देंगे। इसके अलावा जो भी खर्चा, जरूरी नहीं कि चारों ही आएंगे, इसके अलावा जो भी खर्चा क्वेश्चन में सेपरेटली आपको पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है कि P1 में इतना है, P2 में इतना है, P3 में इतना है, S1 में इतना है, S2 में इतना है, उसको आप एलोकेशन के हेड में लिखते जाएंगे और यहाँ पर लिख के दिखाते जाएंगे। तो जो चीज आपने ध्यान रखनी है, प्राइम कॉस्ट वाली चीजें नहीं डालनी है प्रोडक्शन में, सर्विस में आप फिर भी उनको इंक्लूड करके दिखा दें। ठीक है जी, चलो, तो ये एलोकेशन हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट हमने जो करना है दैट इज अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट आपने बोला था वो सारे कॉमन एक्सपेंसेस जो पूरे फर्म के लिए इकट्ठे गिवन है, हमें किन्हीं रेशियोज के अकॉर्डिंग इनको डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेट करके दिखा देना। तो इनमें जो पहला खर्चा आपको गिवन हो सकता है दैट इज रेंट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको रेंट ऑफ बिल्डिंग गिवन है कि मैंने पूरी बिल्डिंग का इकट्ठा रेंट पे किया था 20,000 रुपए का। अब प्रॉब्लम आती है कि डिपार्टमेंट के बीच में इनको कैसे बांट दिया जाए। ठीक है, तो रेंट ऑफ द बिल्डिंग बांटना पड़ेगा सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ सम रेशियोज। आपको क्या लगता है इसके लिए बेस्ट रेशियो क्या हो सकती है? ठीक है, मैं एक एग्जांपल जनरली, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट पे 3 टीचर्स हैं जो यहाँ पर इस जगह को शेयर करते हैं, तो हम रेंट को आपस में कैसे डिवाइड करें? क्या हम इक्वली डिवाइड करेंगे? जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है मेरी जो क्लासरूम है वो सबसे बड़ी क्लासरूम है, इसमें 50 बच्चे बैठते हैं, दूसरा एक टीचर है उनकी क्लासरूम की जो कैपेसिटी है वो 20 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, क्लासरूम की कैपेसिटी है वो हो सकता है 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा है हर किसी क्लास की कैपेसिटी और हम बोलें कि रेंट हम इक्वल बांटें, वो इलॉजिकल सा हो जाता है। तो यहां पर हमने क्लासरूम के स्पेस के अकॉर्डिंग रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया है। ठीक है, तो जो रेंट हमने स्पेस के अकॉर्डिंग कि क्लासरूम की कितनी जगह है, वो जो स्पेस की हम रेशियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वही रेशियो यहां पर इसको यूज कर दी जाएगी टू डिस्ट्रीब्यूट दिस कॉमन एक्सपेंस ऑफ रेंट। ठीक है, तो इसको यहां लिख लेते हैं कि रेंट ऑफ द बिल्डिंग ये एरिया के अकॉर्डिंग बांट के दिखा दिया जाएगा। कई क्वेश्चंस में एरिया के लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज वो फ्लोर स्पेस के नाम से लिख के दिखा दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में रेंट गिवन है और वो कलेक्टिव फॉर्म में दिया गया है तो वो एरिया या फ्लोर स्पेस के अकॉर्डिंग बांट के दिखा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है कि P1 वाले में जो एरिया था वो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया था, P2 वाले में 1250 स्क्वायर फीट का एरिया था, ठीक है, P3 में आपका 1500 स्क्वायर फीट का एरिया था, सर्विस डिपार्टमेंट 1 500 स्क्वायर फीट एरिया था और सर्विस डिपार्टमेंट 2 आपका 250 स्क्वायर फीट का एरिया था। ठीक है, तो ये एरिया की रेशियो बना दी जाएगी और इस रेशियो के बीच में इस 20,000 के टोटल खर्चे को बांट के दिखा दिया जाएगा। तो इसकी रेशियो देखें, 250 से मेरे ख्याल से सारी वैल्यूज कट जाएंगी, तो 4:5:6:2:1। तो ये जो रेशियो बनेगी 4:5:6:2:1, इसके बीच में आप 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते चले। ठीक है जी, तो पहला खर्चा जो हमने कॉमन बात की है कि रेंट आपको गिवन हो सकता है, तो रेंट आपने एरिया की रेशियो बनानी है, ये चीजें आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी, इसलिए आपने खुद से कोई डिटरमिन नहीं करनी, जो वैल्यूज गिवन होंगी उसका रेशियो बना लेंगे और उस रेशियो के अकॉर्डिंग आप इन कॉमन एक्सपेंसेस को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते चलें। ठीक है, अगला जो खर्चा हो सकता है दैट इज, मैं इसको एक सिंगल कैटेगरी में डाल रहा हूं, बिल्डिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, मैं इसको एक सिंगल कैटेगरी में डाल रहा हूं, दैट इज योर बिल्डिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, बिल्डिंग के रेंट की तो हमने बात कर ली है, और क्या खर्चे हो सकते हैं बिल्डिंग से रिलेटेड? ठीक है, बिल्डिंग के रिपेयर्स हो सकती हैं, बिल्डिंग के मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हो सकती है,
या बिल्डिंग के ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्सेस या म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं वो आपके हो सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखनी है, बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे एरिया या फ्लोर स्पेस की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दें। ठीक है, सिंपल सी चीज, बिल्डिंग वाली चीजें एरिया के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपको इनडायरेक्ट मटेरियल्स, जैसे मैंने पहले ऊपर एलोकेशन में लिखा कि इनडायरेक्ट मटेरियल्स अगर आपको अलग अलग गिवन है, अगर अलग अलग की जगह फॉर एग्जांपल वो कलेक्टिवली दे देता 10,000 की वैल्यू है पूरे इनडायरेक्ट मटेरियल्स की जो हमने पूरे साल में इंकर की थी, तो इसको कैसे बांटेंगे कि प्रोडक्शन 1, 2, 3 में और S1, S2 में कितने जाएंगे। तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स को बांटने के लिए जो हम रेशियो यूज करते हैं, इस रेशियो को हम बोल देते हैं दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल्स की रेशियो। तो जैसे मैंने आपको पहले फिगर्स बताई थी कि P1, P2, P3, S1, S2 के डायरेक्ट मटेरियल्स गिवन थे। अब यहां ध्यान रखना है, जब आप रेशियो बनाएंगे तो रेशियो में तो सारी की सारी जो वैल्यूज गिवन है हर डिपार्टमेंट की, उनको रेशियोज में कंसिडर करेंगे। हालांकि यहां पर हमने मटेरियल्स की वैल्यूज को इंक्लूड नहीं किया था, पर ध्यान रखना है अगर आप डायरेक्ट मटेरियल्स की रेशियो बनाएंगे तो रेशियो तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की वैल्यू को कंसिडर करते हुए आप बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो जो भी डायरेक्ट मटेरियल्स की रेशियो बनेगी उस रेशियो के बीच में आप इनडायरेक्ट मटेरियल्स के खर्चे को बांट के दिखा देंगे। ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, अगर आपको सेपरेटली गिवन है तो उसको आप एलोकेशन में डाल के दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कलेक्टिवली गिवन है कि इनडायरेक्ट लेबर हमने इंकर की थी 15,000 रुपए, तो इनडायरेक्ट लेबर के लिए जो हम रेशियो यूज करेंगे उस रेशियो को बोल दिया गया है दैट इज द रेशियो ऑफ योर डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो जो डायरेक्ट लेबर की फिगर्स आपको क्वेश्चन में गिवन थी उसी की रेशियो बना लेंगे और इस इनडायरेक्ट लेबर की टोटल वैल्यू को डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेट करके दिखा दें। ठीक है, दोबारा से ध्यान रखना है, इनमें वैल्यूज नहीं आती, पर रेशियोज बनाने के लिए तो आप सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो भी क्वेश्चन में गिवन है उनकी वैल्यूज को कंसिडर करेंगे और फिर रेशियो वहां पर फॉर्म कर लें। ठीक है जी, उसके बाद लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, लेबर या एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्सपेंसेस आप इसको बोल सकते हैं। इसके लिए जो रेशियो यूज की जाती है दैट इज द रेशियो ऑफ योर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, कितने कितने एम्प्लॉयज हर डिपार्टमेंट में रिक्रूट किए गए हैं या जो काम करते हैं उसकी रेशियोज बना ली जाएंगी और उसके बीच में लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको नहीं दिए हुए, तो नहीं दिए तो कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी तरह तो उसको बांटना पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में नहीं है तो उस केस में हम इसको डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में बांट के दिखा देते हैं। ठीक है, जहां पर भी मैं और लिखूंगा किन्हीं रेशियोज के साथ ध्यान रखना है, और से पहली वाली टर्म आपका प्रेफरेंस है। इफ दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो हम ये और वाला ऑप्शन वहां पर अप्लाई करके दिखाते चले। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अब लेबर से रिलेटेड एक्सपेंसेस को एक सिंगल कैटेगरी में क्लब ऑफ कर रहा हूं। तो लेबर रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है, लेबर से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और लेबर से रिलेटेड आपकी क्या क्या कॉस्ट हो सकती हैं, आपके सैलरीज हो सकते हैं, आपके लेबर की इंश्योरेंस हो सकती है, आपके कैंटीन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या लेबर से रिलेटेड जो भी आपको लगता है खर्चा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, उसके लिए सेम यही रेशियो जो अभी हमने बोली है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है तो पहली प्रेफरेंस उसी को यूज करेंगे। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिए हुए तो उसको हम डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते चले। ठीक है, तो लेबर से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो डायरेक्ट वेजेस जो बाद में हमने प्रेफरेंस में उठाया, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर वो क्वेश्चन में गिवन है उसकी रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दें। ठीक है जी, उसके बाद बात आती है डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स और मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं अदर दैन बिल्डिंग, बिल्डिंग की हमने बात कर ली है। ठीक है, बिल्डिंग वाले जितने खर्चे हैं वो एरिया के रेशियो में जाते जाएंगे। बिल्डिंग के अलावा जो भी आपके पास फिक्स्ड एसेट है उसकी रिपेयर्स की बात करो, उसके मेंटेनेंस की बात करो, उसके डेप्रिसिएशन की बात करो, या उसके ऊपर जो भी आप खर्चा इंकर करते हैं तो वो कैसे बांट दिया जाए। ठीक है, इसके लिए जनरली मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहाँ पर मैंने इंस्टीट्यूट बनाया था, फॉर्म किया था, और यहाँ पर मैंने 2 लाख रुपए का फर्नीचर डाला था। ठीक है, तीनों क्लासेस में मिला के मैंने 2 लाख का फर्नीचर डाला था। तो हर साल के एंड में मैं 2 लाख के ऊपर 10% के डेप्रिसिएशन 20,000 अपने बुक्स में चार्ज कर देता हूँ। अब 20,000 के डेप्रिसिएशन डाल तो दिए हैं, पर अगर मैं तीनों क्लासरूम्स के बीच में डिवाइड करना चाहूँ कि ये डेप्रिसिएशन यार कैसे तीनों क्लासरूम्स के बीच में डिवाइड करूं, तो आपको क्या लगता है वो कौन सी रेशियो होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, आप बोल रहे हैं जितना जितना एसेट या जितने जितने का फर्नीचर मैंने हर क्लासरूम में रखा है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ 2 लाख में से 1 लाख का फर्नीचर तो मैंने यूज किया, तो 1 लाख के डेप्रिसिएशन मेरे डिपार्टमेंट या मेरे क्लासरूम में ट्रांसफर करके दिखा दी जाएगी।
ऐसे ही 50,000 का दूसरे वाले क्लासरूम में रखा है तो उससे रिलेटेड जो खर्चा होगा वो उस क्लासरूम के टीचर के हिस्से में ट्रांसफर करके दिखा दिया जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके लिए आप रेशियो बोल सकते हैं सिंपल सी। तो जितना जितना वैल्यू ऑफ एसेट है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट्स जो हर डिपार्टमेंट में आपको दिया गया है, तो जो जो वैल्यूज आपको गिवन है उसकी रेशियो बना लेंगे और उस रेशियो के बीच में ये एसेट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप दिखा दें। ठीक है जी, तो एसेट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे अदर दैन बिल्डिंग, तो एसेट्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते चलेंगे। और ध्यान रखना है सारे के सारे ओवरहेड्स ही हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जिन जिन डिपार्टमेंट्स में जो जो वैल्यूज होती हैं आप सब में इनको इंक्लूड करके दिखाते चलेंगे। ठीक है, आप इसी फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू करिएगा। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं राइट साइड पे कुछ एक्सपेंसेस लिखने लगा और उसके बेसिस लिखता चलूंगा। इसके अलावा जो आपको खर्चे गिवन हो सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी गिवन हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या इसको लाइटिंग के नाम से लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी या लाइटिंग के लिए जो जनरली हम रेशियो यूज करते हैं दैट इज द रेशियो ऑफ लाइट पॉइंट्स, कि हर जगह पे कितने लाइट पॉइंट्स या स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं उसकी रेशियो बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये बिजली का खर्चा हम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दें। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स ना गिवन हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स आपको दिए गए होंगे, बाय चांस वो कहता है कि अगर क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स नहीं दिए, तो आपको क्या लगता है कौन सी रेशियो इसके लिए बेस्ट बन जाएगी? एरिया की रेशियो। ठीक है, तो इसको भी हम एरिया गई, क्योंकि ज्यादा बड़ा एरिया तो ज्यादा बिजली कंज्यूम की गई होगी, कम एरिया तो कम बिजली वहां पर कंज्यूम की गई। ठीक है, तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम एरिया के अकॉर्डिंग ये खर्चे को बांट देंगे, गिवन दैट की क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स नहीं दिए, प्रेफरेंस लाइट पॉइंट्स की, इफ नॉट गिवन तो एरिया के अकॉर्डिंग इसको हम बांट के वहां पर दिखा देंगे। ठीक है जी, इसके बाद जो आपका खर्चा हो सकता है वो पार हो सकता है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि पावर और इलेक्ट्रिसिटी सेम ही चीज होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बिजली जो फ्यूल हम मशीनों को चलाने के लिए यूज करते हैं उसको हम टर्म कर देते हैं पावर, जो बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह जो ऑफिस में आप बिजली को यूज करते हैं उसको हम टर्म कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी या लाइटिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पावर हम उस बिजली की बात कर रहे हैं जो मशीनों को चलाने के काम है। अब पावर का खर्चा अगर आपको कलेक्टिव दिया गया है तो आपको क्या लगता है ये किस रेशियो में बढ़ जाना चाहिए? ठीक है, मैं एक एग्जांपल जनरली देता हूं, जैसे मैं अपने वही इंस्टीट्यूट के एग्जांपल पे वापस आता हूं। 3 क्लासरूम थे, ठीक है, कोई हमने सब मीटर नहीं लगाया हर क्लासरूम में, हमने फॉर एग्जांपल एक सिंगल मीटर का बिल आया है जिसको तीनों क्लासरूम्स के बीच में बांटना है। ठीक है, उस बिल को मैं एक बार के लिए पार के फॉर्म में यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ कि वो पार का बिल आया है कलेक्टिव, जिसको मेरे को तीनों क्लासरूम्स के टीचर्स के बीच में बांट देना। मेरे क्लासरूम में लगे हैं 2 एसी 2-2 टन वाले, दूसरे क्लासरूम के टीचर में वहां पर उनके क्लासरूम में लगे हैं एक सिंगल एसी लगा है 2 टन, और तीसरे क्लासरूम में वहां पर एक एसी लगा है 1.5 टन। ठीक है, अब हम इस पावर के खर्चे को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें? क्या मेरे क्लास में 2 एसी थे, उनकी क्लास में एक एक एसी था, तो क्या 2:1:1 की रेशियो में बांट दें? नहीं जी, गलत हो जाएगा। वो कहेंगे सर आपके 2 एसी हैं, 2-2 टन के हैं, हमारा तो एक एसी एक कहता है कि 2 टन का, एक कहता है कि 1.5 टन का है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फिजिबल सी या लॉजिकल सी नहीं लगती। ठीक है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि सर डिफरेंट है टन्स, दोनों के या तीनों की टन कैपेसिटीज डिफरेंट है, तो हम इक्वली या नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग तो उसको नहीं बांट सकते। और थोड़ा सा एग्जाम्पल मॉडिफाई करते हैं, हम कहते हैं कि तीनों के क्लासरूम में एक एक एसी लगा है 2-2 टन का। ठीक है जी, तो क्या अब इक्वली बांट लें? नहीं, अभी भी इक्वली नहीं बांटेंगे। हो सकता है मैं यहाँ पर 8 घंटे क्लासेस देता हूँ, दूसरे टीचर यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे क्लासेस लेते हैं, और जो तीसरे टीचर आते हैं वो 5 घंटे क्लास लेते हैं। मेरा एसी 8 घंटे चल रहा है, उनका 2 घंटे चल रहा है, तीसरे वाला का 5 घंटे चल रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगी। वो कहेगा सर एसी तो सेम है, पर ये थोड़ी है कि हम सेम चला भी रहे हैं। तो इसके लिए जो आपने सबसे बेस्ट रेशियो यूज करनी है दैट इज हॉर्स पावर ऑफ द मशीन्स इनटू योर मशीन आवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हॉर्स पावर की अगर मैं बात करूं, आप मेरे जो एसी वाले एग्जांपल को इसको टन्स कैपेसिटी बोल सकते हैं, कि हर एसी की टनेज कैपेसिटी क्या है, 1.5 टन है, 2 टन है, 1 टन है, उसको हॉर्स पावर में यहां पर बोल देता हूं। मशीन आवर्स का मतलब है कितने घंटे मशीन चली थी। जैसे मैं एसी की बात कर रहा था, मैंने 8 घंटे चलाया, 5 घंटे चलाया, 3 घंटे चलाया, तो मशीन आवर्स मतलब कितने घंटे मशीन चली है। तो कितने टन की मशीन है, कितने घंटे वो चलती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फिगर आएगी उस रेशियो के बीच में हम पावर की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है जी, अब ध्यान रखना है कई बार क्वेश्चन में हॉर्स पावर के लिए एक टर्म दी होती है किलोवाट आवर्स, KWH के नाम से दिया होता है।
तो ध्यान रखना है KWH लिखा हो तो वो हॉर्स पावर के लिए ही एक टर्म यूज की जाती है, तो आप हॉर्स पावर की जगह उसको यूज करके दिखा दें। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर कई बार क्वेश्चन में मशीनर्स नहीं दिए होते, तो अगर मशीनर्स नहीं गिवन तो डायरेक्टली आप हॉर्स पावर या किलोवाट आवर्स की रेशियो बनाएंगे और इस कॉमन पावर के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दें। ठीक है जी, तो पावर का खर्चा कितने घंटे मशीन चली है इनटू कितने कैपेसिटी की वो मशीन है, उसको मल्टीप्लाई करके जो फिगर्स आएंगी उस रेशियो के बीच में इस पावर के एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस गिवन हो, अदर एक्सपेंसेस गिवन हो, ठीक है, अदर ओवरहेड्स गिवन हो, जनरल ओवरहेड्स के नाम से गिवन हो, ऐसे सारे खर्चे जो नाम से स्पेसिफाइड नहीं है कि वो खर्चा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो इसके लिए जनरली जो हम रेशियो यूज करते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ आइदर योर डायरेक्ट लेबर और मशीन आवर्स। ठीक है, तो अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है और दोनों फिगर्स आपको क्वेश्चन में दी गई है, you can use either of the ratios to calculate या distribute the common expenses of other expenses या जो miscellaneous के नाम से आपको दिए हुए हैं। पर जब ये कंसेप्ट बनाया गया था तो इसके पीछे एक्चुअली कंसेप्ट क्या रखा गया था, ये रखा गया था कि अगर आप जो प्रोडक्शन करते हैं वो लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव का मतलब कि ज्यादा काम लेबर के थ्रू करवाया जाता है, तो ऐसी फैक्ट्री में ये जो खर्चे थे हम डायरेक्ट लेबर की रेशियो में बांट दिया करते थे। अगर आप जो प्रोडक्शन करते हैं वो ज्यादा मशीनों से करते हैं, ठीक है, मशीन इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है, तो उस केस में कंसेप्ट बना था कि इन खर्चों को हम मशीन आवर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि लेबर इंटेंसिव फर्म है या मशीन इंटेंसिव, फिर तो आप रिस्पेक्टिव वैल्यूज को यूज करेंगे। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो आपके पास ऑप्शन रहेगी कि दोनों में से जो भी गिवन है या दोनों गिवन है तो आपकी ऑप्शन, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं इन कॉमन खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन से एक्सपेंसेस हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मिल जाएंगे, जिनको हमने रिस्पेक्टिव रेशियोज में बांट के दिखाना है। ये रेशियोज आपको याद करनी है, कितनी फिगर्स हैं, क्या फिगर्स होंगी वो क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगी, पर कौन से खर्चों को किस रेशियो में बांटना है ये वाला कंसेप्ट आपको मेमोराइज करना है। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही जितने भी अपोर्शमेंट करेंगे तो सारे खर्चे आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में डालते चलेंगे जो भी आपने अपोर्शन किए हैं। तो एलोकेशन और अपोर्शनमेंट वहां से लेके, मतलब ऊपर से लेके लास्ट तक का अगर आप टोटल कर देंगे तो यहां तक इस टोटल को बोला जाता है टोटल ऑफ योर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो एलोकेशन कर दिया जो आपको गिवन था, अपोर्शन हमने कर दिए, सारे खर्चे बांट दिए, तो एलोकेशन से लेके अपोर्शनमेंट तक के सारे खर्चों को अगर हम ऐड कर देंगे तो इस टोटल को हम लिख के दिखा देते हैं, दैट इज योर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी का टोटल। ठीक है जी, तो यहां तक आपने कैलकुलेट करना है। जब ये टोटल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद जो थर्ड कंसेप्ट हमने बोला था रीअपोर्शन, वो आगे करके दिखा दिया जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम ये दो कंसेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, और उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किस तरह से इंक्लूड करके दिखा दिया जाए। ठीक है, आई होप ये आपको सब कुछ समझ आ गया है। अगर आपको टॉपिक क्लियर है, समझ आ गया है, आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू।